कि द स्टूडेंट मस्ट राइट एंड मस्ट गेट इट इवेलुएटेड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां से मुझे इसका आइडिया लगा कि भाई लिखने में बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, पता ही नहीं चलता लिखना कैसे, उनको वर्ड लिमिट का पता नहीं चलता बहुत सारी। और मैं आपके सामने अभी आपके सामने डेमो हो जाएगा इसका, आज हम उसी के लिए मैंने आपको सभी लोगों को बुलाया भी है जो लोग आए हैं। सो दैट इज द रीजन वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चैलेंज को ओवरकम करें और इसको एक स्कोरिंग सेक्शन बनाएं, क्योंकि यहाँ पर स्कोर काफी अच्छा आता है। इनफैक्ट इस बार भी मैं देख रहा था जिनका अच्छा गया ये सेक्शन उनको काफी अच्छा स्कोर मिला है। दे हैव इवन स्कोर्ड 85%, 90% इनटू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस सेक्शन को थोड़ा सीरियसली लें। और ये एक स्कोरिंग सेक्शन है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पे कमांड है आप अच्छा कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एमसीक्यूज करते हो, एमसीक्यूज में क्या होता है कुछ तुक्के भी चल जाते हैं, राइट। कई बार हम वो कहते हैं ना, वो ऑप्शंस को मिनिमाइज करके भी कुछ आंसर सही कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये सब कुछ नहीं चलता। डिस्क्रिप्टिव में या तो आपको क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन नहीं आता है, या तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया। और डिस्क्रिप्टिव का जो अच्छा इवैल्यूएटर होगा वो पहली 3 लाइन या 5 लाइन पढ़ करके ही आंसर को जज कर लेता है कि आप राइट डायरेक्शन में जा भी रहे हो या नहीं जा रहे हो। पहली 3-4 लाइन को पढ़ूंगा मैं, या कोई भी पढ़ेगा जिसका अच्छा कमांड है मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे, जो जनरली इवैल्यूएटर्स को जाता होगा, वो जनरली अच्छा होल्ड रखते हैं इस सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो दे विल जस्ट सी योर आंसर। वो एक बार देखेंगे, उनको पता चल जाएगा आपने सही पकड़ा या गलत पकड़ा। और वहां पर एक बड़ा गैप क्रिएट होगा, क्योंकि जिसने सही पकड़ा होगा हो सकता है उसको 10 में से 8 मिल जाए, और किसी ने अगर सही नहीं पकड़ा तो वो आपको 3 नंबर लगा के चला जाएगा या एक एवरेज स्कोर लगा देगा 4.55। and that is the reason why this could be a main game changer, right? The same thing can happen in ESI also. ESI सेक्शन में भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है। तो राइटिंग को आप थोड़ा सीरियसली ले, और आरबीआई ने कहीं ना कहीं इसको इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया है कि हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग लोगों को ढूंढ रहे हैं रादर देन जस्ट एमसीक्यू बेस्ड लोग, जो वहां पे काफी लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो लोग शायद उतना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं किसी टॉपिक का। ठीक है, तो दिस इज तो बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मैं पहले वो क्वेश्चन ही आंसर कर देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट, क्योंकि एक बार हमने स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं क्वेश्चंस फिर एंड में ही ले पाऊंगा आपके थोड़े बहुत। कोई भी क्वेश्चन अगर है बिफोर वी स्टार्ट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा आपके क्वेश्चन का। और इफ यू कैन टाइप इन द चैट सेक्शन दैट आल्सो आई कैन रीड। रेज द हैंड। हाँ नचिकेता पूछो। मेरा कहना यार आप इंटरेक्टिव क्यों नहीं बना रहे सेशन को, आप बोलते ही नहीं यार आप लोग। मुझे तो लगा था यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ नचिकेत बताओ कैसे हेल्प करूंगा आपको। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जैसे मैनेजमेंट है तो कोई न्यू कमर है, कोई एमेच्योर है जैसे मैं हूँ, तो मुझे क्या सबसे पहले ग्राउंड वर्क करना चाहिए जिससे मैं अच्छा आंसर लिख सकूं? ग्राउंड वर्क 2 तरह के होते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो थोड़ा ज्यादा ग्राउंड वर्क हो सकता है, अगर छोटा टाइम है तो फिर उस हिसाब से हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चलते हैं कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आई विल गो विद बुक्स, मैं बुक्स से स्टार्ट करूंगा। कुछ बुक्स जो अच्छी रिकमेंडेड बुक्स होती है मैनेजमेंट की, मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ फॉर रीडिंग पर्टिकुलर सेक्शंस। अगर छोटा टाइम है तो फिर आप यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर सकते हो, नोट्स देख सकते हो किसी के भी, जिसको भी आप फॉलो करते हो। जो एक मैंने जो आरबीआई की प्लेलिस्ट बनाई है वो भी आपके काफी काम आ सकती है, क्योंकि काफी लोग जो पिछले साल भी जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके मुझे मेल आया या कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा कि उन्होंने सिर्फ उसको ही यूज किया था एज अ रिसोर्स और उससे भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो राइट, तो दैट ऑल्सो हेल्प मी एंड मोटिवेट्स मी ऑल्सो कि जो शायद मैंने बनाया है वो इतना सफिशियंट है कि शायद वो किसी को क्वालिफाई करा सकता है। बट स्टिल आई विल नॉट रिकमेंड कि सिर्फ उसी पर रिलाई करो। आई वुड रिकमेंड कि आप उसको देखो, और उसके अलावा 2 चीजें से ना मेरे को लगता है क्लैरिटी मिल जाती है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, मैं किसी भी टॉपिक को देखता और उस टॉपिक को किसी भी सोर्स से देखा। लेट से आपने मेरी वीडियो से ही देखा, आपने नोट्स बना लिए, आपके पास सब कुछ है, आपको लग रहा है वो टॉपिक तैयार है, तो मैं प्रैक्टिस करके देखता, उसके क्वेश्चंस बना के देखता कि क्या क्वेश्चंस भी मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव के भी और एमसीक्यू के भी। अगर मैं कर ले रहा हूं तो इसका मतलब मैंने रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में कवर कर लिया है। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं इसका मतलब मैं फिर एड ऑन करता। तो जनरली मैं करता क्या हूं, मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है, या मैं रिकमेंड भी यही स्ट्रैटेजी करता हूं कि आप पहले एक टॉपिक बना लो जो स्टैंडर्ड तरीके से आप बना लो, और फिर एड ऑन करो उसमें। जो भी चीज नहीं मिलती है आपको वो आप उस नोट्स में ऐड कर सकते हो। और नोट्स का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि बुक लिख देनी है। मैं बहुत सारे लोगों के नोट्स भी देखता हूँ या कोई मुझे दिखाता है तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कि उन्होंने नोट्स बनाने के नाम पे बुक लिख दी है। उसका कोई फायदा नहीं होने वाला।
नोट्स ऐसे होने चाहिए जो बस एक झलक देखा और हमें पता चल गया कि ओके इस क्वेश्चन में ये मेन पॉइंट्स थे, ये कवर करने जरूरी है. दैट इज व्हाट नोट्स इज ऑल अबाउट, राइट? तो उसी हिसाब से नोट्स बनाना. ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस सर, थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट? या आप पूछें. सर अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ. ओके. अभी जो डिस्क्रिप्टिव का जो भी पेपर है और जो कॉलेज में आंसर राइटिंग करते हैं क्या डिफरेंस होगा सर? मेरे को आपकी आवाज ना प्रॉपर क्लियर नहीं आई थी. आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही. इफ यू कैन जस्ट राइट और टाइप योर क्वेश्चन, अगर यहाँ पर नहीं आवाज आ रही तो. टिल द टाइम हम और कोई क्वेश्चन देख सकते हैं. हितेंद्र से शायद कोई क्वेश्चन आ रहा है. या हितेंद्र पूछो आप. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग हितेंद्र, कैसे हो? सर अच्छा हूँ सर. मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैनेजमेंट का हम कोई भी डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो ऑफ कोर्स उसके टॉपिक आना चाहिए. ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते. तो जब मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ और उसके नोट्स बना रहा हूँ तो कुछ सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं वो मेरे को याद नहीं रहते. टॉपिक मुझे पता है कि क्या कहता है वो, लेकिन वो सर्टेन कीवर्ड्स याद नहीं रहते. वो कीवर्ड्स यूज नहीं करूंगा तो फिर डिस्क्रिप्टिव में इतना अच्छा हो नहीं पाएगा. तो वहाँ फिर lag कर रहा हूँ. तो फिर नोट्स में आपने कीवर्ड्स क्यों नहीं लिखे? सर नॉर्मल रीडिंग से मेरे को याद नहीं हो रहा, मुझे उसको ना मतलब रटना ही पड़ रहा है, इसलिए वहाँ दिक्कत आ रही है मैनेजमेंट में. तो मैनेजमेंट में किसने आपको कह दिया कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा? मैनेजमेंट में तो याद करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है. सर बट काफी ज्यादा थ्योरी होता है उसमें, सब कुछ याद करना पड़ेगा तो फिर सब कुछ नहीं याद करना पड़ता, बट ओवरऑल जो एसेंस है उस चीज का, वो एसेंस तो याद रहेगा ना. अब जैसे अगर मैं मैस्लो की थ्योरी की बात करूं, अगर मुझे नीड्स ही नहीं याद रहे, उसके 5 नीड्स क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ठीक है. अगर मैं व्रूम्स की बात कर रहा हूं और मुझे उसका फॉर्मूला ही याद नहीं रहा कि भाई वैलेंस इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू, मुझे वो अगर वो फॉर्मूला ही मेरे को याद नहीं रहा तो मेरे लिए वो आंसर मैं लिख ही नहीं सकता. अगर मैं साइंटिफिक थ्योरी की बात करूं और मुझे उसमें थंब रूल ही नहीं याद रहा, मुझे उसमें पीस वेजरेज सिस्टम ही याद नहीं रहा, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो जो पर्टिकुलर आंसर मैं तैयार कर रहा हूं, जब मैं कहता हूं तैयार कर रहा हूं, तो तैयार शब्द का मतलब ही यही होता है कि भाई जो उसके कीवर्ड्स हैं वो मेरे दिमाग में आ गए. अगर वो दिमाग में नहीं आए तो इसका मतलब वो आंसर तैयार ही नहीं हुआ. आगे बढ़ने का फायदा क्या है? ठीक है. ठीक है सर. एक तो राहुल का क्वेश्चन, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन आंसर राइटिंग ऑफ कॉलेज एंड कॉम्पिटिटिव डिस्क्रिप्टिव? बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. कॉलेज राइटिंग का जो एग्जाम होता है उसमें स्टूडेंट पेपर भरता है. वो पता नहीं ये मेंटालिटी है कहीं ना कहीं स्कूल लेवल के राइटिंग में, कॉलेज लेवल की राइटिंग में, कि जितने ज्यादा वर्ड्स हम लिखेंगे, जितना ज्यादा नंबर लिखेंगे, उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे. तो स्टूडेंट क्या करता है, भर भर के जो उसके मन में समझ में आता है वो लिख देता है. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो तो उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. पहला ये कि क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर नहीं आता, कई बारी थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा टर्न आपको पूरे आंसर को गड़बड़ कर देगा. दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि हमें एक लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है, 400 वर्ड, 600 वर्ड. तो एवरी सेंटेंस इज लाइक अ मनी, एवरी वर्ड इज लाइक, आपके जेब में जैसे पैसे हो वैसे समझ लो आपके जेब में वो 600 रुपए हैं और वो निकल जाएंगे आपके जेब से अगर आपने सही डायरेक्शन में उसको इन्वेस्ट नहीं किया. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. और तीसरी चीज जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है ये कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं. हमें लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख देंगे. जब क्वेश्चन आएगा, जब आप उसका आंसर का मार्क्स देखोगे तो आप देखोगे कि आपको 50 में किसी ने 20 दे दिया, किसी ने 22 दे दिया. तब आप उस साल आप रियलाइज करोगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी एक चैलेंज था. ठीक है. तो आई होप कि मैंने आपको आंसर कर दिया है. कॉलेज आंसर और इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है. कॉलेज राइटिंग फोकस्ड राइटिंग नहीं होती, कॉम्पिटिटिव राइटिंग बहुत फोकस्ड राइटिंग होती है. बहुत फोकस्ड राइटिंग, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिंक होता है जो एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए कि मैं हर एक लाइन जो लिख रहा हूँ वो मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है. आंसर कॉलेज राइटिंग में कोई प्लान करके नहीं लिखता, कॉम्पिटिटिव राइटिंग में हमेशा हम प्लान करके लिखते हैं. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है जी. एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट? ओके. तो सर यस, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड इन टर्म्स, किस चीज का स्टैंडर्ड पूछ रहे हो? या तो ऑफ राइटिंग आंसर कोई स्टैंडर्ड तो मैं थोड़ा मुश्किल है वर्ड, मतलब स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हो किसी चीज को? हर आदमी का अपना एक राइटिंग स्टाइल होता है. मैं एक सलाह आपको दे सकता हूं, जो मैं जनरली एक प्रॉब्लम देख रहा हूं
मेरे पास स्टूडेंट आता है, मेरे को कहता है सर आप लिखो आंसर इस क्वेश्चन का ना, जो भी क्वेश्चन आप देते हो इसका आंसर आप लिखो, एक बढ़िया सा आंसर बनाओ सर, मैं वही ले लूंगा, वही याद करूंगा और एग्जाम में चला जाऊंगा। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक सिमिलर मॉडल पे काम करते हैं कि वो आपको एक स्टैंडर्ड आंसर दे देते हैं, कहते भैया ये इसका आंसर है, याद कर लो, चले जाओ। आप इसको ऐसे देखो कि एक ही तरह का आंसर वो और वही रीडिंग मटेरियल। और अगर आज मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अगर मैंने आंसर लिखने शुरू कर दिया और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगा कि भाई मैं अपने आंसर लिख रहा हूं, आप आओ और प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे आके ले लो या यूट्यूब पे आके ले लो, मैं आज ये आंसर लिख के दिखाऊंगा आपको, तो हो सकता है बहुत सारे लोग वो आंसर को नोट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, उसी तरह से याद कर लेंगे, जाके एग्जाम में लिखाएंगे। पता चलेगा आधे से ज्यादा जनता जो पढ़ रही है सिमिलर रिसोर्सेज को, वो एक ही तरह का आंसर लिख रही है, वो कभी आपको क्वालिफाई नहीं कराएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जामिनर एक सेकंड में पकड़ लेता है इस चीज को कि भाई ये स्टूडेंट अपने मन से लिख रहा है, क्योंकि उसमें ना डिफरेंस आएगा। कैसे डिफरेंस आएगा मैं बताता हूँ। जो क्वेश्चन आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला होगा उसका आंसर एकदम अलग तरह का दिखेगा, जो आंसर आप अपने से लिख रहे होगे उसी एग्जाम सेट में, उसमें वो अलग तरह का दिखेगा, क्योंकि राइटिंग स्टाइल आपका वो नहीं है जो मेरा है। तो वहां पे जो गैप क्रिएट होगा ना, वो एक सेकंड में पकड़ में आ जाता है कि यार स्टूडेंट का ना राइटिंग स्टाइल ये है, यार कह लो उसकी रियल जो ग्राउंड लेवल पे ये इतना ही, इसकी राइटिंग की जो हैसियत मैं कहूंगा वो इतनी ही है, लेकिन किसी और के आंसर को याद करके आ गया था इसलिए ऊपर वाला आंसर काफी अच्छा लग रहा था। वो कभी भी हेल्पफुल नहीं होता। चाहे आप यूपीएससी का पेपर लिखो, चाहे आप इसका पेपर लिखो, राइटिंग को डेवलप करना ही गेम है कि मैं अपने स्टाइल को डेवलप करूं रादर देन कि मैं किसी का कॉपी कर लूं। किसी का देख लिया, किसी का आंसर देख लिया, किसी के आंसर से मैं इंस्पायर हो सकता हूं, किसी के आंसर से मैं स्ट्रैटेजी देख सकता हूं कि उसकी राइटिंग स्ट्रैटेजी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो मैं देख सकता हूं, बट मेरे को अपना राइटिंग डेवलप करना है, एंड दैट इज द ओनली वे समबडी कैन क्वालिफाई अ गुड एग्जाम। और वो उसमें डेवलप भी कर जाएगा अगर वो थोड़ी सी मेहनत करेगा। तो आई होप मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आंसर कर दिया। ओके, या हाँ कनिका, हाँ जी। सर मेरे को यूजुअली ये दिक्कत है कि आई नो द कंसेप्ट बट मैं आर्टिकुलेट करना मतलब मेरे को डिफिकल्ट हो जाता है टू आर्टिकुलेट की जो मैं मतलब जो भी समझा है मैंने वो मैं लिखने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाती है। वो सबको होता है, वो सबको होता है, मेरे को भी होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने जो पढ़ा और जो मैं लिखूंगा ना वो अलग हो जाते हैं कई बारी। उसका रीजन क्या है, वहीं पे स्ट्रक्चर काम आता है। जब मैं कहता हूं ना कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए दिमाग में, तो स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, वो यही है कि वो आपको फोकस रखता है कि भाई पहले 3 लाइन मुझे ऐसी लिखनी है, अगली 4 लाइन मुझे ऐसी लिखनी है, उसके अगले 3 लाइन मुझे ऐसी लिखनी है, आखिरी के 4 लाइन मुझे ऐसे लिखनी है। जब ये स्ट्रक्चर किसी के दिमाग में बैठा हुआ होगा ना, तो वो इधर उधर नहीं होगा। मैं चौथी लाइन लिखूंगा ही नहीं। सिंपल, बहुत सिंपल है कि जब मैं मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, तो जब मैं स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम में जाऊंगा, तो मैं जब प्लान कर रहा हूं उस आंसर को लिखने के लिए, तो मैं उस 3 लाइन के बारे में ही सोचूंगा, मैं चौथी लाइन नहीं सोचूंगा। और यहाँ पे मैनेजमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैक्स टू मिन आना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, आपको बहुत मटेरियल मिल जाता है, और वहां से मैक्सिमम को एक 400 वर्ड के आंसर में लाना वो टफ है, वो काम बहुत टफ है। उसमें एग्जाम्पल भी देना है, उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स भी डालना है, कुछ नंबर्स भी डालने हैं, वो सब कुछ बीच में इंडल्ज करना है, वही तो चैलेंज है। वहां पे स्ट्रक्चर हेल्प करेगा। अगर आप एक स्ट्रक्चर के साथ चलोगे, एक सिंक के साथ चलोगे कि मुझे ऐसा ही आंसर बनाना है, तो वो बेटर हेल्प करेगा आपको लिखने में। प्लस इट्स अ गेम बिटवीन somebody who is राइटिंग अ लॉट एंड somebody who is नॉट राइटिंग एट ऑल। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, यहां पर आपको 2 लोगों का गैप बहुत क्लियर दिखता है। ठीक है, किसी ने बहुत लिखा है, बहुत लिखने का मतलब है 40, 50, 60 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और लिखकर चेक कराया या कहीं ना कहीं उसको देखा या इवैल्यूएट किया या खुद से इवैल्यूएट किया, ऐसे भी देख लो। और दूसरी साइड पे आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, या पढ़ के चले गए, लास्ट में कोई गेस्ट पेपर पकड़ा, कोई नोट्स पकड़ा, पढ़ के चले गए, क्या लिख लेंगे खुद से ही वहां पे जाके, वहां पे वो कोलैप्स कर गए क्योंकि क्वेश्चन कुछ आया था। स्टूडेंट कैसे लिखता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। क्वेश्चन खुला, क्वेश्चन को रीड कर रहा है, रीड करते समय उसको मैस्लो दिख गया, उसको व्रूम दिख गया, उसको ट्रांजैक्शनल लीडरशिप दिख गई, कहा ओ अच्छा ट्रांजैक्शनल पूछा है, उसने जो अपने नोट्स में लिखा था ट्रांजैक्शनल सेम का सेम उतार दिया उधर। उसने ये देखा ही नहीं कि क्वेश्चन में ट्रांजैक्शनल के फीचर नहीं पूछे थे, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शनल के क्वालिटीज नहीं पूछी थी, बट हमारे आंसर में था, हमारे नोट्स में था, हमने वो लिख दिया। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है।
क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था। क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ रहा हो कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप आज के जमाने में, आज 21st सेंचुरी में कितना एप्लीकेबल है। मान लो लेट से ये क्वेश्चन आया, इसमें ना क्वालिटीज आएंगी ना इसमें फीचर्स आएंगे, आपका सारा आंसर रॉन्ग हो गया। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत सही आंसर लिखा है, बट एक्चुअली में आपने जो आंसर लिखा है उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इवैल्यूएटर ने कुछ और पूछा था आपसे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, बट व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड आंसर पर लगता है। वन मोर क्वेश्चन, हाउ कैन वी इवैल्यूएट योर आंसर आवरसेल्फ? बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन को रीड करो और उसमें सेल्फ क्रिटिकल आप कितने हो सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सभी लोगों के पास वो क्वालिटी नहीं होती कि मैं अपने आप को सेल्फ क्रिटिकली इवैल्यूएट कर पाऊँ। क्रिटिकली का मतलब ये है कि अगर मेरे से गलती हो रही है तो मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लूँ। लोग ये काम नहीं कर पाते, उनसे एक्सेप्ट ही नहीं होता, उनको लगता है जो उन्होंने लिखा है वही बेस्ट है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच माई स्टूडेंट्स फेसेस, या जिनको भी मैं जिनके आंसर देखता हूँ मैं उसकी भी बात कर देता हूँ आपको। मुझे उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज मेरे फीडबैक के साथ बियर करना, क्योंकि मेरा फीडबैक एट टाइम्स बहुत ब्लंट होता है, बहुत ब्लंट। अगर मुझे कोई चीज बेकार लग रही है तो मैं कई बारी बहुत ब्लंटली बोल देता हूँ कि आप बिल्कुल भी सही नहीं लिख रहे, आप बिल्कुल बेकार लिख रहे हो, ये आंसर कहीं से भी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा। जो स्टूडेंट को डिमोरलाइजिंग लग सकता है एट टाइम्स। एक स्टूडेंट का मुझे अभी लास्ट ईयर याद आता है, वो मुझसे गुस्सा हो गया था इसी बात को लेकर के कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट या डिमोरलाइजिंग कमेंट या हरासिंग कमेंट दे देते हो आंसर्स पे, जो मेरे मोरल को डाउन करता है। मैंने कहा कि क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं, आपका मोरल खूब बूस्ट कर दूं, कहूं नहीं बहुत अच्छा लिख रहे हो भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और फिर सडनली आप एग्जाम में जाके फेल हो जाओ और उसके बाद आप मेरे पास वापस आओ कि सर आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा लिख रहा था मैं, और मैं एग्जाम में फेल हो गया। कि ये ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको आईना दिखाऊं, क्योंकि आप उसी के लिए आए हो मेरे पास। अगर आप वो नहीं देख सकते थे तो आपको मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था सर कि मैं ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। और अगर हम यही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो हम एग्जाम का रिजेक्शन कैसे बर्दाश्त करेंगे, अगर मेरा हो गया तो लेट से। तो मुझे लगता है कि वो ऑनेस्टी चाहिए। अगर आप सेल्फ इवैल्यूएट भी कर रहे हो तो वो ऑनेस्टी चाहिए होगी आपको अपने लिए, कि भाई मैं अपने आप के लिए तो कम से कम ऑनेस्ट हो। और जहां पर अच्छा होता है वहां मैं बहुत अच्छी तारीफ भी करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ लोगों को अपने आंसर्स पढ़ने के लिए। और मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, कई बार किसी का आंसर बहुत अच्छा लगता है या कोई फ्लॉ मिलता है तो मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ कि आप देखो उसको। बट अदरवाइज अगर देखा जाए जहां पे गलती है अगर मैं नहीं बताऊंगा, वही मेरा काम है, राइट। अगर किसी ने मेरे ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया है तो वही मेरा रोल है। अब यहाँ मैं आपको बुलाया हूँ, अभी आप लिखोगे मेरे सामने और मैंने सही तरह से चेक ही नहीं किया, मैंने इवैल्यूएट ही नहीं किया उसको सही डायरेक्शन में, तो फायदा क्या हुआ? ये तो पूरा वेस्ट हो गया एक्सरसाइज, राइट। चलो जी, तो अब इस क्वेश्चन का सिलसिला खत्म करते हैं और फिर बाद में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी करेंगे क्या, मैं आपके सामने अभी 3 क्वेश्चन लाऊंगा, आप उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पिक करो और लिखो, अभी लिखो इसी टाइम पे। कोशिश ये करो कि चीटिंग ना करना पड़े, एज इन डू नॉट यूज एनी रिसोर्सेज इफ यू हैव रेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और वो मैं बहुत जनरल टॉपिक्स लेकर आया हूं, अगर किसी ने मैनेजमेंट थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उसने वो टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो अगर आपको हेल्प ना लेनी पड़े तो बेटर है। अगर आपने हेल्प ली होगी थोड़ी बहुत, मान लो लेट से आपने हेल्प लेनी भी पड़ गई, तब भी लिखना जरूर। अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी लेनी पड़ गई तब भी मैं देखना चाहता हूं कि भाई, क्योंकि यहाँ पे ना देख करके भी आप लिखने में गड़बड़ हो जाती है। तो मैं इस टाइम चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो अगले एक आंसर आप लिखो इनमें से। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जब आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी तो प्लीज मुझे बताना। ओके, सो हियर इज माय स्क्रीन। ओके, देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन? इज इट व्हाट इज इट? आप देख पा रहे हो? या एक बार बता सकते हो आप मुझे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही? आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये जो मेरे सामने आपके मैंने रखे हुए हैं? यस सर, दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। पहला लीडरशिप का बहुत जनरल क्वेश्चन है, 400 वर्ड्स में लिखना है। सेकंड वाला मोटिवेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अगेन 400 वर्ड्स। और थर्ड वाला ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर किसी ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ी बहुत हेल्प लेकर के पिक अप एनी 1 क्वेश्चन और आई विल गिव यू 15 मिनट्स फ्रॉम नाउ। मैं आपको 15 मिनट दूंगा इस आंसर को लिखने के लिए। मेरे ख्याल से 400 वर्ड 15 मिनट के लिए मोर देन इनफ है।
क्या टाइम बढ़ाने की जरूरत आपको लगती है? इज 15 minutes इज इनफ टू राइट 400 words because that is what you will get in exams. Yeah, is 14-15 minutes is enough? Okay, so Yeah, sir. Okay, 15 minutes. 50 minutes is enough. Okay then. So this is the question. 15 मिनट का टाइम है. अब से हम आपका टाइम शुरू करते हैं. तो राइट नाउ द टाइम इज 11:30. नॉट 11:30, सॉरी, मेरा कैलेंडर टाइम भी गलत दिखा रहा है. व्हाट इज द राइट टाइम इन राइट नाउ? I guess the time is, let me just check the time. So time is around 10 o'clock right now. तो we'll 15 मिनट के टाइम पे मैं आपको 15 मिनट बाद वापस मिलूंगा यहीं पे. तब तक के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूं. So are we done? Stop presenting my screen. There is limit in chat box. What is limit in chat box? ठीक है. No, you don't need to like paste here. आपको यहाँ पे paste नहीं करना. ऐसा करते हैं कि मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग राइट्स देना चाहता हूँ so that कि आप भी शेयर कर पाओ अगर पॉसिबल है तो. कुछ लोग स्टिल राइट कर रहे हैं बट मोस्ट प्रोबेबली आपका टाइम खत्म हो गया तो यू शुड स्टॉप राइटिंग. Let everyone share this के. So I guess अब आप शायद स्क्रीन शेयर कर सकते हो. तो ऐसा करते हैं कि किसी का स्क्रीन शेयर कराते हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया. जिनका भी कंप्लीट हो गया काइंडली लेट मी नो किनका कंप्लीट हो गया. उसमें से रैंडमली किसी का चेक करते हैं, एक दो लोगों का. तो हितेंद्र का कंप्लीट हो गया. हितेंद्र, आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, आपका तो मैं चेक कर दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हितेंद्र के अलावा किसी का देखते हैं. ओके, एनीबडी एल्स जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है वो अगर मुझे बता दें तो, अदरवाइज नहीं तो मुझे फिर हितेंद्र का ही हम चेक. एनीबडी एल्स हु विल ट्राई वांट माय फीडबैक ऑन देयर आंसर, काइंडली लेट मी नो. जितना भी लिखा है, जो भी लिखा है तो प्लीज मुझे बताएं. और हो सकता है ये कॉल 10 मिनट में खत्म हो जाएगी तो वी नीड टू रीजॉइन अगेन. प्लीज चेक माइन. ओके सुमित, शेयर योर स्क्रीन. सर आई हैव टाइप्ड इन द चैट बॉक्स. क्या आप पेस्ट करने वाले हो यहाँ पे? ओके, अच्छा यहीं पे लिखा है क्या आप लोगों ने? ओके, आई गॉट इट. तो सुमित का देखते हैं कि सुमित ने क्या लिखा है. ओके, एक तो मैं पहले सुमित का रीड करता हूँ. क्या बाकी लोग भी देख पा रहे हैं जो सुमित ने लिखा है? कैन यू रीड दैट? चैट बॉक्स तो मेरे ख्याल से कॉमन होता है, एवरीबडी कैन सी इट राइट. यार आई एम नॉट वेरी गुड एट ऑल दीज थिंग्स राइट. मैं थोड़ा सा इसमें इतना. ओके, सो पढ़ते हैं सुमित ने क्या लिखा है. सुमित सेज लीडर. पहले तो क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन वाज दैट अ गुड लीडर इज नॉट नेसेसरली अ गुड मैनेजर. डिस्कस द स्टेटमेंट एंड कंपेयर लीडरशिप विद मैनेजमेंट. तो लीडरशिप और मैनेजमेंट को कंपेयर करना था, तो उस पे देखते हैं क्या लिखा. लीडर आर चेंज एजेंट बट मैनेजर मेंटेन्स. सुमित, ऐसे कोई भी आंसर स्टार्ट नहीं होता. जैसे आपने अभी इस आंसर स्टार्ट किया है, इसका आंसर स्टार्ट होते ही मैं टर्न ऑफ हो गया. मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आने वाला आपने क्या लिखा है. उसका रीजन क्या है? सर ये दो पार्ट में है, एक पार्ट ऊपर है. ओके, तो नीचे ऊपर वाला पार्ट पे चले जाते हैं पहले. अच्छा, दो पार्ट में लिखा है आपने, वेरी गुड. ओके, तो गुड मैनेजर नहीं, ये तो हितेंद्र का. ओके, सो दिस इज बाय राजीव. आपने चैट बॉक्स में लिख दिया क्या? मैं सोच रहा था आप वर्ड पे टाइप कर रहे होगे, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करा लूंगा. लीडर्स आर दोज हु हैव विजन, कैन टेक रिस्क, मेक ड्रास्टिक चेंजेस and using their skills they gain authority from follower or from organizational structure. अब इस आंसर को अगर मैं स्टार्ट पढ़ता हूँ या पढ़ना शुरू करता हूँ तो इनिशियली आप लीडर्स की क्वालिटीज बता रहे हो जो कि आगे चलकर आपको कंपैरिजन में भी कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा. तो एक राइट वे ऑफ आंसर एक हमेशा एक अच्छे इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, व्हेन वी इंट्रोड्यूस समथिंग. और जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो देयर शुड बी अ बैकग्राउंड टू एन इंट्रोडक्शन, कि कहानी को कैसे बिल्ड किया गया है. एक आंसर को बिल्ड करते समय हम एक कहानी सोचते हैं, कहानी का बैकग्राउंड बनाते हैं. जैसे ये क्वेश्चन लीडरशिप और मैनेजर के ऊपर था, तो मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड बिल्ड करने के बारे में सोचता. इस आंसर में मेरा बैकग्राउंड ये हो सकता था कि ज्यादातर लोग, मतलब जितने भी आप रिसर्च थ्योरीज को भी पढ़ोगे, वो ये कहती थी कि मैनेजमेंट मतलब लीडरशिप और लीडरशिप मतलब मैनेजमेंट. ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए थी कि मेजॉरिटी थ्योरिस्ट जो थे उनकी यही सोच थी
या इनिशियल जितनी भी थ्योरीज हैं उन्होंने यही माना कि भाई जो लीडर है वही मैनेजर है, जो मैनेजर है वही लीडर है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने रियलाइज किया है मैनेजमेंट में कि ऐसा नहीं होता। लीडर अलग होते हैं, मैनेजर अलग होते हैं, दोनों का कंटेक्स्ट अलग होता है, दोनों के ट्रेड्स अलग होते हैं एट टाइम्स, और कई बारी कुछ चीजें ओवरलैपिंग हो सकती है बट फिर भी एक ड्रास्टिक डिफरेंसेस होते हैं। तब एक आंसर का बेस बन जाता, जिसमें ये क्लैरिटी से पता चलता है कि आपको बैकग्राउंड थ्योरीज क्या आई थी उसकी भी क्लैरिटी है आपको, और अब आगे क्या हो रहा है करंटली वो भी आप बता पा रहे हो। तो वो दोनों ही पार्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो इंट्रोडक्शन वाइज जब आंसर आप स्टार्ट कर रहे हो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो मुझे बात जमी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो गेन अथॉरिटी फ्रॉम फॉलोअर, ये जरूरी नहीं है कि दे गेन अथॉरिटी ऑलवेज फ्रॉम फॉलोअर, क्योंकि दिस वाज ओनली थ्रू द थ्योरी ऑफ ब्लैंकेट थ्योरी। ये जो आपने लाइन लिखी है ब्लैंकेट थ्योरी से आ रही है, तो ब्लैंकेट थ्योरी का तो कोई क्वेश्चन में जिक्र नहीं था और ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर आज के डेट में somebody believes कि ही इज अ लीडर इन इटसेल्फ, तो वो हो सकता है। उसमें क्या है, अपने किसी पर्टिकुलर टास्क में मैं अपने आप में एक लीडर हूँ, मुझे किसी फॉलोअर की जरूरत नहीं है उस टास्क में, और ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक पर्टिकुलर थ्योरी का एक जनरलाइज आंसर में जाना जरूरत नहीं होता अगर हम टिल द टाइम उसको हम कोट नहीं कर रहे यहाँ पे। और फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर से लीडरशिप जुड़ी हुई है, तो वो आपने सही डाला। मैनेजर्स आर दोज हु बिलीव इन मेंटेनिंग द स्टेटस को, एंड वही बात है ना, आप सीधा आंसर की तरफ आपने मूवमेंट किया है, आप लीडर और मैनेजर को सीधा डिफरेंशिएशन मोड में जा रहे हो, लेकिन उसका बिल्टअप नहीं है पहला। तो आगे बढ़ते हैं। मैनेजर आर दोज हु बिलीव इन द मेंटेनिंग स्टेटस क्यू एंड दे डू नॉट हैव लॉन्ग विजन। ओके, दे हैव अफ्रेड ऑफ। एक आप बहुत ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हो लिखते समय, आपका सेंटेंस देखो आपने कितना लॉन्ग बनाया। मैनेजर आर दोज हु बिलीव इन मेंटेनिंग स्टेटस क्यू एंड दे डू नॉट, एंड लगा के फिर जोड़ दिया, एंड कॉमा लगा के फिर जोड़ दिया, देयरफॉर लगा के फिर जोड़ दिया, आपका सेंटेंस खत्म ही नहीं हो रहा। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिस इज ओवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बहुत ओवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैं ऑनेस्टली से बोल सकता हूँ ना सुमित, आप ले लोगे ना मेरा फीडबैक? ठीक है। और मतलब मैं जो बोल रहा हूं अगर आपको उस पर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, इसमें अच्छी बात है हमने दोनों तरफ से रखा है, राइट। तो ओवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिख रहा है मुझे ये काफी बड़ा, और इसमें आपने काफी पॉइंट्स को आप एक ही साथ, मतलब मेरा ये कहना है इतना ठूस ठूस के पॉइंट को डालने का क्या पर्पस है, कि ऐसा थोड़ी है कि एकदम एक ही लाइन में एक अच्छा आंसर वो आंसर होता है सुमित जो सिंप्लीफाइड होता है, बहुत सिंप्लीफाइड आंसर, एक सिंपल लैंग्वेज में एक क्लियर विजन से लिखा गया है। इसमें ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा चीजें आती थी, आपने जबरदस्ती सोचा कि मैं हर हाल में ये सब इंस्ट्रक्टर को बता के ही जाऊंगा कि मेरे को ये सब कुछ आता है, इसलिए इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस हम बना रहे हैं। प्लस आप ये भी देखो कि क्या ये जो पॉइंट आपने ऊपर लिखा कि भाई इनके पास विजन है, इनके पास रिस्क ले सकते हैं, इनके पास फॉलोअर्स होते हैं, और आपने जो नीचे लिखा है क्या वो सेम कंपैरिजन किया है आपने? यहां आपने लिखा कि वो स्टेटस क्यों होता है, उसका ऊपर वाले पॉइंट से कोई नहीं, सिर्फ ये लॉन्ग विजन वाला पॉइंट ऊपर से थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट खाता है। प्लस जरूरी नहीं है कि मैनेजर रिस्क नहीं लेता हो, मैनेजर तो रिस्क ले सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है, उसके जॉब रोल का रिस्क पार्ट हो सकता है। देयरफॉर अ लीडर मे नॉट बी अ गुड मैनेजर। आपने पहले ही कंक्लूड कर दिया आंसर को, ये तो लास्ट लाइन होनी चाहिए थी ना, कि मे नॉट बी अ गुड, ये क्यों लिखा आपने, अ लीडर मे नॉट बी अ गुड मैनेजर, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ऊपर वाले आंसर में क्या क्या की प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। जितना सेक्शन अभी हमने जितना सेक्शन पढ़ा है, इसमें ओवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन रहे हैं, इसमें बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी, इसमें इंट्रोडक्शन नहीं है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पॉइंट पर बॉडी पैराग्राफ में जा रहे हो, ये बेसिकली एक बॉडी पैराग्राफ लिखा है आपने आंसर का, और बॉडी पैराग्राफ में भी दोनों के कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज नहीं है, तो ये मेजर फ्लॉ है इसमें। आगे देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट था उसको भी देख लेते हैं, मुझे लगता है उसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम्स दिख रही थी मुझे। तो लीडर यहाँ पे चेंज एजेंट हो सकता है, बट मैनेजर मेंटेन्स प्री एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, आइडियाज ऑफ लीडर, और कोई एग्जाम्पल नहीं है इस पूरे आंसर में, कहीं आपने कोई एग्जाम्पल कोट डाउन ही नहीं किया कि जिसको आप एज अ मैनेजर एज अ लीडर बता सकते थे, जो डिफरेंट फील्ड से आप लेकर आ सकते थे, वो नहीं कहीं पर भी मुझे दिखा। आइडियाज ऑफ लीडर आर यूनिक बट मैनेजर, ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, ये लीडर का ही आइडिया यूनिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैनेजर, ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिनके आइडियाज बहुत यूनिक हो सकते हैं। लीडर्स टेक रिस्क विदाउट फियरिंग रिजल्ट्स, ये ऑलरेडी आप लिख चुके थे, दोबारा आपने रिपीट कर दिया, तो रिपीटेटिव भी प्रॉब्लम है आपकी राइटिंग में, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच आई कैन सी ओवर हियर। आगे देखते हैं, लीडरशिप डू नॉट रिक्वायर एम्प्लॉइज ऑलवेज बट मैनेजर नेसेसरली रिक्वायर एम्प्लॉइज, वही वाला पॉइंट फॉलोअर वाला, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज जस्ट अ वन थ्योरी, दैट इज द ब्लैंकेट थ्योरी, जो ये कहता था कि फॉलोअर के बिना आप लीडर नहीं हो सकते। हर थ्योरी ये बात नहीं कहती।
लीडर्स हैव कंपैरेटिवली लार्जर नेटवर्क वेयर एज मैनेजर। मुझे लग रहा है इस आंसर पे आपकी प्रिपरेशन वीक है ओवरऑल। तो आपको ये आंसर प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट कि यू शुड हैव अ प्रॉपर आइडिया कि मेरे को कौन से 5 पॉइंट लिखने थे। तो दैट इज द मेजर फ्लॉ। इस आंसर में कोई कंक्लूजन नहीं है, इस आंसर में एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का कोई सिंक नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। आंसर्स में स्ट्रक्चर खराब है या कंटेंट स्ट्रक्चर दोनों ही खराब? कंटेंट तो मैंने आपको बता दिया, रिपीटेटिव हो गया तो कंटेंट वीक है, पहली बात ही। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहे हो, इसका मतलब आप बहुत सारी चीजों को डालने की कोशिश कर रहे हो। जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, प्लस ये कंपेयर, ये दोनों पार्ट थे क्या इसमें? एक ही पार्ट था इसमें। कंपेयर, डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड कंपेयर ही करना था, ठीक है। तो जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो कुछ पैरेलल पॉइंट्स के साथ कंपैरिजन करोगे ना, तो वो पैरेलल पॉइंट्स ही नहीं दिख रहे थे, एक आध जगह पे ही दिखा, जैसे विजन नॉट विजन वाला एक डाला आपने। अफ्रेड ऊपर भी था, नीचे भी आ गया, वो आना नहीं चाहिए था। और प्लस ओवरऑल मेरे को 5 पॉइंट पे क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि कौन से 5 पॉइंट मुझे लिखना है। प्लस आपका आंसर में मुझे ब्लैंकेट थ्योरी की याद ज्यादा दिलाता है रादर देन कंपैरिजन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। एग्जाम्पल नहीं है कुछ भी। प्लस वे फॉरवर्ड आंसर कहाँ जाएगा, मतलब आपके एक अच्छा राइटर आंसर को कंक्लूड करते समय बताता कि आने वाले टाइम में ये कंपैरिजन कैसा दिखता है, क्या होने वाला है, करंट सिनेरियो में क्या दिखता है, क्या मैनेजर्स बढ़ रहे हैं, लीडर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा कंक्लूजन, वो पूरा मिसिंग है। बेसिकली आपने 2 बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं बस, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव रिटन। तो उसकी वजह से इशू है। गणेश, इफ यू कैन जस्ट म्यूट योरसेल्फ। आपकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है गणेश, इफ यू कैन जस्ट म्यूट योरसेल्फ। ओके, गणेश हैज डन इट। ओके, सो क्या कमेंट में मुझे एक बार दोबारा पेस्ट करेंगे किसी कोई अपना आंसर? क्या आपने स्टोर किया ही नहीं था या क्या एक बार आप उसमें डालोगे कमेंट में दोबारा अपना आंसर, क्या पिछली बार आपने स्टोर किया था या नहीं किया था? ओके, सो राजीव का आंसर पढ़ते हैं। सो रेजिस्टेंस टू चेंज मीन्स दैट पीपल ट्राई टू अवॉइड चेंजेस इन द रूटीन जॉब दे डू। ओके, पीपल रेजिस्ट चेंज सिंस देन दे डू नॉट वांट People resist change since they do not want to learn new things rather than one they are doing for a longer period of time. Question क्या था? Question says what is resistance to change? Okay, अच्छा okay ठीक है, resistance to change होता क्या है? इसका भी बैकग्राउंड आप बना सकते थे राजीव। राजीव आप यहीं पर हो, आप होपफुली मेरे आंसर को सुन पा रहे हो, बीच में हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो राजीव इसका सबसे बड़ा जो एक सेटअप इसका मैं बनाता वो ये बनाता कि चेंज जो है वो कहीं ना कहीं इनएविटेबल है और हर ऑर्गेनाइजेशन को विथ टाइम एंड विथ फेजेस अपने आप को चेंज करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स, इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफीज। वो कहीं ना कहीं रुक नहीं सकता है, लेकिन वो प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं होता है। ये बात अगर आप इनिशियली लिख देते तो आपकी एक बात बन जाती कि हम रेजिस्टेंस टू चेंज की बात करने जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, तो उसका एक ओरिजिन दिख जाता कि वो जो प्रोसेस है वो इतना स्मूथ इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग रेजिस्ट करते हैं चेंज को। फिर आप बताते कि भाई रेजिस्टेंस क्या होती है। तो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होती क्या है कि जब नॉट अबाउट द पीपल, जब आप रेजिस्टेंस टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो तो वहां पीपल वर्ड यूज नहीं होगा, विल टॉक एम्प्लॉइज के वर्ड का यूज करेंगे। तो एम्प्लॉइज जो है वो जनरली अवॉइड नहीं करते, वो कहीं ना कहीं चेंज को समझ नहीं पाते। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो चेंज में ये आता है कि इसमें फियर फैक्टर बहुत ज्यादा होता है कि भाई ये चीज चेंज हो रही है तो कल को मेरी जॉब ना चली जाए। वहां पे लोग इनसिक्योर बहुत होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं लोग रेजिस्ट करना शुरू करते हैं। तो आपने जो पहली लाइन लिखी है उसमें पीपल ट्राई टू अवॉइड चेंजेस इन द रूटीन जॉब दे डू, ये जरूरी नहीं है। ये वाली लाइन ऐसे नहीं होती, आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि जनरली लोग इसलिए अवॉइड करते हैं बिकॉज दे हैव अ फियर, दे हैव इनसिक्योरिटीज एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ चेंज। ये 3 बड़े पॉइंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर आंसर के कि रेजिस्टेंस टू चेंज क्यों नहीं होता। प्लस एक बढ़िया बात आपको और बताता हूं, ये सभी लोगों पर मैं एप्लीकेबल कर रहा हूं। जब भी आप किसी आंसर को तैयार करते हो तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जरूर लिखा करो कहीं पर, जो किसी ऑथर ने दी हो, किसी पर्टिकुलर ने दी हो। रेजिस्टेंस टू चेंज पर कर्ट लुईन के बहुत सारे आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो आप उसमें से किसी का भी लिख सकते थे कि एग्जैक्ट आप लिख सकते थे कि रेजिस्टेंस टू चेंज एज पर कर्ट लुईन ने क्या कहा था, या पहले के किसी थ्योरिस्ट का दे सकते थे और फिर अगले का भी दे सकते थे कि पहले किसी ने क्या कहा था और अगले ने क्या कहा था। क्योंकि जब आप इस तरह से लिखते हो ना तो उसमें ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये स्टूडेंट जो है वो खुद से डेफिनेशन बना रहा है इसका,
कहीं ना कहीं। तो अगर किसी का रेफरेंस देके आप लिखते हो तो दैट शोज योर प्रिपरेशन कि आपको पता है भाई कर्ट ल्यूइन ने क्या कहा था इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। तो जब भी कोई डेफिनेशन आ जाए, जैसे इसमें क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज रेजिस्टेंस टू चेंज, दैट मींस यू हैव टू राइट सम डेफिनेशन, सम स्ट्रांग पॉइंट टू सपोर्ट इट। तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है इस पूरे पार्ट में, प्लस इसका बैकग्राउंड नहीं बना जैसा मैंने आपको जस्ट बताया अभी। आगे देखते हैं। तो रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी सीन व्हेनेवर वन न्यू थिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग द केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन द ऑफिस। यहाँ पे आप बीएसएनएल का एग्जांपल दे सकते थे, ये सेम एग्जांपल बीएसएनएल पर अप्लाई हुआ था कि इतने इस ईयर में मेरे ख्याल से 1999 था और 97 था, दैट ईयर में बीएसएनएल में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, एम्प्लॉयज ने यूनियन ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया था। ये सेम एग्जाम्पल आप उस पर लिख देते तो एकदम बात बन जाती। और इसीलिए जब हम एग्जाम्पल्स तैयार करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास कंटेक्स्ट ऑफ द एग्जाम्पल भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल स्टैंड अलोन कुछ नहीं स्टैंड करते, ये मैं आपको बता दूं। देयर इज नो सेंस ऑफ स्टैंड अलोन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मीन कि वो किसी पॉइंट के साथ आएंगे। तो यहां पर जो आप पॉइंट डाल रहे हो कि कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो प्रॉब्लम आती है, तो यहां पर भी प्रॉब्लम क्या आती है वो आपने लिखा ही नहीं है। आपने लिखा रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी सीन व्हेनेवर देयर इज अ न्यू थिंग इंट्रोड्यूस्ड। तो वो क्या न्यू थिंग से क्यों आती है आप ये तो बताते ना, बिकॉज लोगों में फियर होता है, ठीक है, ऑटोमेशन होगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं उस चीज को लेकर के। तो वो पॉइंट यहां पर मिसिंग हो गया, जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल का सेंस अब क्रिएट नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडरिंग, वो ये भी नहीं देखते कि हो सकता है वो जो चेंज है वो पॉजिटिव है और उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है, बट वो ये नहीं समझ करके वो ये सोचते हैं कि यार इससे जॉब चली जाएगी। प्लस कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत रहती है इस प्रोसेस में। एम्प्लॉयज यूनियन रजिस्टर्ड एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इनिशियली, क्योंकि कोई से कंपनी का एग्जांपल आप देते हो ना या नाम लिख देते हो तो फिर वो रियलिस्टिक लगता है, ऐसे लगता है कि आपने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया है। ओके, लेटर इट वाज प्रूव्ड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाज क्रिएटेड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, resistance in from the employees union is the above case our majority of employees did not wanted to learn the usage of computer। आप कंप्यूटर वाले एग्जांपल की तरफ मूव करके अपना आंसर सारा कंप्यूटर के इर्द गिर्द क्यों लिखने लग गए? They even wanted to equilibrium, that's why they shows that negative attitude। ये मेरा कहीं पर ये क्वेश्चन तो ये बात कहता ही नहीं था कि आपको किसी एग्जाम्पल को लेकर इसको इलस्ट्रेट करना है आंसर को। या तो क्वेश्चन में लिखा होता कि कंसिडर एन एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेट, तो अगर आप इलस्ट्रेट करते इसको, किसी ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता तो आपको ऐसे लिखना था। ये तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, हम तो गलत डायरेक्शन में चले गए। इट इज कंप्लीटली ये इलस्ट्रेशन की तरह आपने लिख दिया कि एक एग्जाम्पल ली और उससे आप इलस्ट्रेट कर रहे हो रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है। दिस वाज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज सिंपल, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, दैट द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, व्हाई डू पीपल रेजिस्टेंट, सेकंड पार्ट। एंड थर्ड डू इट, थर्ड इज कि हम क्यों दिस जो हमारा जो थर्ड पॉइंट था कि कर्ट ल्यूइन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम क्या कहते हैं, वो आपने लिखा ही नहीं है वो पार्ट, आई गेस। ओके, रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय यूनियन इस केस ऑफ मेजॉरिटी, गलत हो गया आंसर है जी इसमें। दिस इज मोर अबाउट हाउ एम्प्लॉय यूनियन रजिस्टर चेंज प्लस इलस्ट्रेट इट विथ एन एग्जाम्पल। ये उस क्वेश्चन का आंसर बना है जो हमें चाहिए था, वो मिला नहीं इस आंसर में, तो बात जमीन नहीं। कोई क्वेश्चन है राजीव तो आप पूछ सकते हो, अगर कुछ आपको लगता है कि मैंने सही नहीं बताया हो आपको तो। आपने कोई सॉल्यूशन की बात नहीं की, मैनेजमेंट शुड कन्विंस, बट ये कर्ट ल्यूइन की थ्योरी से आना चाहिए था क्वेश्चन। कर्ट ल्यूइन की थ्योरी के ऊपर भी था थर्ड पार्ट उसका, वो पार्ट तो आपने लिखा ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट दो पार्ट लिखे। ओके, सो आई हैव वन मोर इवैल्यूएशन लेफ्ट फॉर द डे। आप फटाफट मुझे अगर कोई भेज सकता है या दिखा सकता है तो मुझे फटाफट दिखा दे। इफ एनीबडी हैज रिटन हिज आंसर आई विल हाईलाइट वन मोर। ओके, मैंक ने शायद अपनी स्क्रीन शेयर करनी थी, बट अगर आप लोगों ने लिखा है तो आप दिखा क्यों नहीं रहे? मैं दैट इज वन ऑफ माई क्वेश्चंस। मुझे तो काफी, लेकिन अगर मैंने लिखा होता तो मैं डेफिनेटली देखना चाहता था कि मेरे को क्या फीडबैक मिलता है। हाँ हितेंद्र दिखाओ, कोई और नहीं दिखा रहा, आप दिखाओ, मैं देखूंगा आपका आंसर। हितेंद्र, आर यू पेस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन? हितेंद्र, मैं प्रेजेंट कर रहा है तो मैं का एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं क्या? ओके, हितेंद्र
इसका आंसर ये रहा, गुड मैनेजर वाला। ओके सेकंड, क्या मैं इसको जूम कर सकता हूँ? हितेंद्र एक बार आप इसको जूम कर सकते हो, इफ यू कैन जूम इट, ताकि मेरे को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। हाँ, नाउ आई कैन रीड। A good manager have a leadership quality, but a leader is always not a good manager in something which can be questionable. ये क्या लाइन हुई? एक बार फिर से रीड करता हूँ। A good manager should have a leadership quality, but a leader is always ये तो इतने अंदर लाइन ही नहीं बनी, इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा पहली लाइन का। आप लिख रहे हो a good manager should have a leadership skills. ओके, ऐसा जरूरी तो नहीं है। और क्यों, मतलब ये तो क्वेश्चन में कहीं कहा ही नहीं गया था कि ऐसा कुछ प्रूव करना है हमें, तो वो तो बात बनी नहीं। और प्लस उसके अगली लाइन आप लिख रहे हो बट द लीडर इज ऑलवेज अ गुड मैनेजर। लीडर हमेशा गुड मैनेजर होता है। गुड मैनेजर को लीडर होना चाहिए, लेकिन लीडर हमेशा गुड मैनेजर होता है, और फिर भी ये पूरा क्वेश्चनेबल है। पहला सेंटेंस ही गलत है, सेंटेंस का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। एंड दैट्स अ बिग टर्न ऑफ एज एन इंस्ट्रक्टर। अ मैनेजर इज द पर्सन हु विच हैज एंड हैव एन अथॉरिटी टू गिव जॉब, विच आएगा, हु आएगा। A manager is a person who have an authority to give job to others and direct them to give job to others. ये मैनेजर का काम है? नहीं यार, ये तो उसका रोल ही नहीं होता। मतलब he is more like, वो तो कोऑर्डिनेट करता है चीजों को। जॉब देना उसका काम नहीं है। जॉब जनरेट करने वाला आदमी एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर मैनेजर है कि लीडर है, फिर वो एक अलग डिबेट है। गलत डायरेक्शन में चले गए। A leader have a charismatic personality. People follow a leader because they found motivation or inspiration from them. ये पॉइंट वैलिड है। A leader has a charismatic personality. बट सवाल ये उठता है कि आप यहां तक आ तो गए, क्या आपने डिफरेंसेस शुरू कर दिए? मतलब मैं एज एन एग्जामिनर अगर आपके आंसर को पढ़ रहा होता तो मैं ये सोचता कि यार अभी तो इसने ऊपर में जनरल बातें की, फिर कहीं भी इसने बताया नहीं कि इसने अब डिफरेंस शुरू करना है। मतलब मैं कंट्रास्ट कंपैरिजन शुरू करने जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात तो कहीं आई नहीं। आपने एकदम से ही शुरू कर दिया, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं तो उसको इंट्रोडक्शन की तरह ही रीड कर रहा हूँ अभी भी। मुझे लग रहा है कि वो पूरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन की तरह लिखा गया है, बट एक्चुअली में आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया है। उसकी जो लास्ट लाइन है वो कंपैरिजन ही है, और उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही नहीं है। मैनेजर के पास वो होती है या नहीं होती, वो आपने उसकी बात नहीं की, तो वो भी कंपैरिजन निकल कर नहीं आता उसमें। वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन should know that they have one desired goal and all to work together to achieve that goal. Okay, manage workers of organization या organizational workers। इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से जो आपको लिखना पड़ रहा है, तो आपके ग्रामेटिकल एरर्स बहुत हाई दिख रहे हैं मुझे इसमें। should know that they have one desired goal and they have a common goal। desired goal नहीं, they have a common goal and they are working together to achieve that common goal। ये लाइन बननी चाहिए थी। प्लस ये अगेन एक इंट्रोडक्टरी लाइन है, आपको आंसर कहीं तो शुरू करना था, अभी तक आंसर शुरू नहीं हुआ। मैनेजर इज द वन हु हेल्प देम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क अमंग ऑल द वर्कर। इट इज द रोल ऑफ द मैनेजर, लाइन ये होती है, इट इज द रोल ऑफ द मैनेजर टू फॉलो डिविजन ऑफ वर्क। दैट मीन्स that all the workers should get equal work in terms of their specialization also। that should be the perfect line for this। आपने सही लाइन नहीं बनाई। मैनेजर हैज अ स्पेशलाइज्ड स्किल्स टू हेल्प देम गिव जॉब, फिर से वही लाइन आ गई। और देखो रिपीटेटिव, देखो राइटिंग में कितनी कॉमन मिस्टेक्स है। ऊपर भी आपने यही लिखा कि डिस्ट्रीब्यूट देना चाहिए, दूसरी बार फिर आपने वही लिख दिया। ऊपर भी आपने ये लिखा, देखो गिव जॉब यहाँ भी आया है फर्स्ट सेकंड लाइन में, फिर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट वर्क लिखा, वो भी वही लाइन, मतलब वही है। थर्ड में फिर लिख दिया गिव जॉब। 1 2 3 रिपीटेशन तो पहले ही 2 पैराग्राफ में लग गई है। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज, ये अलग चीज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन स्किल्स, और ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन रोल की बात कर रहे थे। मैनेजर हैव वर्कड साइड, मैनेजर हैज आल्सो वर्क, मैनेजर हैज टू वर्क साइड बाय साइड विद द वर्कर्स, मोटिवेटिंग, helping the worker। this is a called paternity style of management। पैटर्निटी तो अलग ही गेम है यार, वो इसमें डालने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, देयर शुड बी अ मिनिमम बैलेंस between the following manager and leader। manager is one who, अब तक आप मैनेजर की कहानी लिख रहे हो राइट। ऊपर में एक बार ऊपर करना हल्का सा, हाँ, जहां पर हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना। They should be given a minimum balance। यहाँ good manager should have a leadership quality but the leader is always not a good manager। something questionable, ये तो कर लिया आपने। There should be a minimum balance between the following manager and leader। manager is one who work for your skills।
इसमें ना हितेंद्र, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ मुझे क्या समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है आपको पूरा कंफ्यूजन है, आपको कहीं भी क्लैरिटी नहीं है कि लीडर के 5 पॉइंट्स क्या हैं और मैनेजर के 5 पॉइंट्स क्या है। आप पॉइंट रिपीट कर रहे हो, आप कभी लीडर लिख रहे हो कभी मैनेजर लिख रहे हो, क्लैरिटी से ना तो वो पैराग्राफ बाय डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ना पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, मुझे वो कुछ भी नहीं दिख रहा। देयर शुड बी अ मिनिमम बैलेंस बिटवीन, बात नहीं बनी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। लीडर कैन हेल्प द वर्कर ऑन द सोशल साइड ऑल्सो बाय लेटिंग देम। अब ये ना एक स्टैंड अलोन लग रहा है क्वेश्चन जब क्लियरली कंपैरिजन की बात करता था तो आपको कंपैरिजन पे फोकस करना चाहिए था। आप स्टैंड अलोन लीडर के अलग फीचर बताए जा रहे हो कि लीडर क्या कर सकता है और मैनेजर अलग अलग क्या कर सकता था, वो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा। तो ऐसा लग रहा है मैं बात कर रहा हूँ कि भाई घोड़ा ये काम कर लेता है और जो गधा है वो ये काम कर लेता है, उसके कंपैरिजन क्या है उनके बीच में? दोनों आइसोलेटेड लग रहे हैं, उसका कोई लिंक ही नहीं लग रहा मुझे आंसर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए, और वे फ्रीडम ऑफ स्पीच, वर्किंग आवर, ये सब लीडर नहीं सेट करता भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट होता है। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ लीडरशिप रोल। लीडर उसको सब रिफाइन कर सकता है उन चीजों को। लीडर विल नॉट हेल्प यू ओनली द टेक्निकल कॉम्पिटेंस बट ऑल्सो हेल्प यू इन लर्निंग द न्यू वर्क। हाँ, उनके आपको ग्रोथ करने में हेल्प करता है लीडर, वो ज्यादा वर्ड होता है कि आपके कैरियर ग्रोथ में लीडर आपको हेल्प कर सकता है। लीडर इज ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज टू इम्प्रूव। बस एक क्वेश्चन लेते हैं, बस 1 मिनट इसको खत्म कर लें। पीपल फील मोर एनर्जेटिक व्हाइल यूजिंग द जॉब दे आर गिविंग मैनेजर, हो फिर से घूम फिर के भाई गिविंग मैनेजर वाली बात पे पहुंच गए। ओवरऑल द आंसर इज ऑल अबाउट, बेस नहीं है, कंक्लूजन कुछ नहीं निकला, क्योस्क है हितेंद्र, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आंसर आई विल नॉट रेट मोर देन 3। ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं हुआ एक्चुअली क्वेश्चन का। हाँ जी, किसी ने रेज किया था आंसर, क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहता तो पूछ सकते मेरे से। तो आई इवैल्यूएटेड 3 आंसर्स, मैंने आपके 3 आंसर्स इवैल्यूएट किए हैं। ऋषभ एक बार प्रेजेंट कर रहा है, चलो एक इसका भी देख लेते हैं बिफोर वी एंड दिस। इसका कोई एंड नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें एंड तो लाना पड़ेगा। देखते क्या लिखा है आपने। हेलो सर, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्यू डेज अगो एज आई एम नॉट प्रिपेयर वेल, आई कुडंट अटेम्प्ट। मैंने आपसे कहा था कि आप देख के भी लिख सकते हो। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेल अ टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर सो दैट मैं ऐसा करूंगा आगे से ना, इस सेशन को इमीडिएटली शेड्यूल नहीं करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस एडवांस में भेज दूंगा, बट उसका मजा खत्म हो जाता है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जाम वैसे नहीं होता, राइट? एग्जाम ऐसे होता है कि हम गए और पेपर में सरप्राइज करता है, दैट इज हाउ द पेपर वर्क्स, राइट? तो अगर मैं पहले से आंसर भेज दूंगा ना तो मजा नहीं आएगा। अभी आप देखो ना, अभी जब मैंने इंस्टेंटली आपको लिखने को कहा है तो धज्जियां उड़ गई हैं, आंसर पता नहीं आपने क्या ही लिख दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई हैव रिटन ओनली हाफ ऑफ द आंसर, शुड आई शेयर माय स्क्रीन? आप यहीं पे डाल दो कनिका, मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ आपका आंसर, अगर हाफ ही लिखा है आपने तो। थोड़ा धीरे धीरे यार कमेंट लिखो ताकि मैं पढ़ भी पाऊँ एक एक करके। सर, आई हैव मिस्ड योर क्लासेस एंड कुड नॉट राइट एन एसे, कुड यू प्लीज इंटिमिडेट अस ऑन माई। मैंने आपको बता दिया था, आपको मेल्स गई थी मेरी तरफ से। नॉट द क्वेश्चन जस्ट द टॉपिक। सर क्या ये क्या है? नॉट जस्ट द क्वेश्चन एंड जस्ट द टॉपिक, ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। सर आप टॉपिक बता दो प्लीज पहले से। नहीं, टॉपिक बता दूंगा तो यार वही वाली बात हो जाएगी ना, आप टॉपिक मेरे से ले जाओ। अच्छा आप टॉपिक, अच्छा ओके आई गॉट इट। अच्छा टॉपिक बता दूं, ओके मैं नेक्स्ट टाइम ये कर दूंगा। आई मैसेज यू बिफोर इन हैंड। चैलेंज 2 हम जब करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि कौन से टॉपिक से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगा। नो सर नॉट क्वेश्चन, आई गॉट इट, मैं समझ गया, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं नेक्स्ट टाइम ये काम कर दूंगा, ये रहा पक्का वाला प्रॉमिस। ओके टॉपिक बता दूंगा। तो दैट्स इट, डन फॉर द डे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ऑल्दो बहुत सारे लोग आए नहीं है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, लोग आए नहीं, और उसकी वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी। और वो लोग, बाकी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते रहे कि सर हमें जगह नहीं मिल पा रही है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी ऑलवेज फेस इन आवर कंट्री, दैट समबडी हु नीडेड इट वो आ नहीं पाया, और somebody जिसको मिला उसने उसकी वैल्यू नहीं की। दैट इज अ कॉमन थिंग दैट हैपेंस इन एवरीडे लाइफ। ओके, बिफोर वी एंड, एनी 2 क्विक क्वेश्चन आई कैन टेक। आप कोई 2 क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो फटाफट मुझसे पूछो और हम इस सेशन को एंड करें। नो क्वेश्चन? ओके, पूछ रहा मुझसे। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग।
अच्छा, अगला सेशन कब होगा इसका? अरे कहना मुश्किल है यार, कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी ला सकूं। डिपेंड करता है कि क्या आपको ये पसंद भी आया है, लाइक डू यू लाइक दिस सेशन, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि मैंने अपने टाइम से निकाल के सेशन को किया है, तो दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर इसका फीडबैक भी आप मुझे कहीं भेज पाएँ कमेंट सेक्शन में, कहीं जाके उसी पोस्ट के नीचे लिख देना अगर आपको सच में ये सेशन अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा, मेरे को लगा कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, आपने जैसे बीएसएनएल का एग्जांपल बताया, वैसे आंसर एनरिच करने के लिए हम मतलब कौन से सोर्सेस यूज कर सकते हैं, या फिर मतलब न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स। न्यूज़ आती रहती है, और अब तो आपके पास मोबाइल फोन्स हैं हाथ में, तो कुछ ना कुछ न्यूज़ रोज छपती है, रोज पढ़ते हैं, तो हम उसको ऐड ऑन करते हैं। और ये सब एक पूल है, लाइक मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रात को सोऊं और सुबह उठूं कि यार बस मेरे को सारा नॉलेज आज ही आ जाएगा, राइट। तो ये सब हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम सीखते हैं, कई एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, कई आंसर्स को देखते हैं। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर के सेक्शंस को भी देखते रहो। तो मैनेजमेंट की बहुत एग्जाम्पल्स आती रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस न्यूज़ को फॉलो कर लो जस्ट टू गेट अंडरस्टैंडिंग। और वैसे भी वो आपके लिए ज़रूरी है। आरबीआई क्या पॉलिसीज ला रहा है, फाइनेंस में क्या नया आ रहा है, फाइनेंस में डायनामिक क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही कि स्टैटिक रोल ऑफ आरबीआई आ गया, वैसी वाली क्वेश्चन तो अब आते नहीं है। ग्रीन बॉन्ड आ जाता है, डिमोनेटाइजेशन आ जाती है, टोकनाइजेशन आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक हम अप टू डेटेड नहीं होंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। हाँ सर, लेक्चर बहुत यूजफुल था सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। आई नो कि सभी लोग तो सेटिस्फाई नहीं हो सकते किसी से भी, बट अगर एक लार्ज पूल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और प्लीज़ इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इफ़ यू कैन जस्ट गो टू दैट सेम पोस्ट, आप उसी पोस्ट पे जाके अगर आप 4 लाइनों में बता पाए आपको ये सेशन कैसा लगा, तो वो एक अच्छा मोटिवेशन बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट सेशन। ओके, कैन वी हैव सच सेशंस एवरी वीक? हाँ विनीत, क्यों नहीं। अगर मेरे रूटीन में अगर ये सूट होता है और अगर सेट हो जाता है तो मैं डेफिनेटली इसको हफ्ते या 10 दिन में कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। राइटिंग इन पैराग्राफ इज बेटर और इन पॉइंट्स। बस सर मैं ले रहा हूँ, आपका भी क्वेश्चन ले लेता है एक मिनट, जैसा यहाँ पर जो आगे उसको पढ़ लेते हैं। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। राइटिंग इन पैराग्राफ इज बेटर और राइटिंग इन पॉइंट्स इज बेटर, डिपेंडिंग करता है पॉइंट्स आपके पास होते भी हैं कि नहीं। बेटर राइटिंग इन पॉइंट्स इज ऑलवेज बेटर, बट सवाल ये होता है कि कई बार पॉइंट्स बन ही नहीं रहे होते, पॉइंट्स आ नहीं रहे होते, तब हम फंस जाते हैं। और तब पैराग्राफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं बचने के लिए इस्तेमाल करता है कि भैया ज्यादा टीचर हमें पकड़ ना पाए, क्योंकि पॉइंट में तो हम पकड़े जाते हैं। एक अच्छा पॉइंट बनाना भी एक आर्ट है। एक अच्छा पॉइंट का भी स्ट्रक्चर किसी अगली क्लास में या अगले सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा, किसी के आंसर के थ्रू आप देखोगे कि पॉइंट बनता कैसे। एक पॉइंट का भी स्ट्रक्चर होता है। एक पॉइंट हम लिख रहे हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसकी भी बात करेंगे कभी ना कभी इस सेशन में। हाँ जी सूरज, आप बताओ। हेलो सर। हाँ जी। Yes, sir. I was thinking that, for example, in organizational behaviors, if we have any question, how can I find the real life examples for that topic? For example, let us say there is a conflict. Okay, so conflict is a very common topic, so we can find examples. But for other topics such as the theory of management, like if there is any example which we have to use. Look, management has 2 domains. पहले ये समझ लेते हैं, मैनेजमेंट हैज 2 domains. So one domain is the static domain, that is not going to change, and that is why those examples, like for example scientific theory, administrative theory, classical theories, these are static portion of management. So for them we have to go back in the history to find examples. We need to find examples from industrial revolution, we need to find examples from Greek revolution. वो वहां से मिलेगा आपको। जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, जहां पर की लीडरशिप है, जहां पर कंफ्लिक्ट है, जहां पे मोटिवेशन है, जहां पे फियर है, जहां पे चेंज है, वहां के एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, दीज डेज सो मेनी ले ऑफ्स आर गोइंग ऑन, राइट। सो बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही है, और ले ऑफ बिकम अ ग्रेट कंसर्न फॉर अ कंपनी। और उस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो भी का पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं, ये ले ऑफ पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो वी नीड टू ट्रैक दैट पार्ट ऑल्सो, कि जो कुछ भी जो रिसेंट इन बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर अगर हम ट्रैक करते रहेंगे तो एक पूल क्रिएट हो जाता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप पढ़ते जाओगे थोड़ा थोड़ा पूल क्रिएट होता जाएगा। Yes, sir. One more question is, sir, if there is any best book which you would recommend for ethics part, in order to cover ethics part completely, or else if it is enough There is just to no- grasp the... Actually in management there is no best book.
there is no best book. We need Anyone to which you have referred, sir, which you felt that it is sufficient for covering the syllabus of RBI Grade B. अभी बताना मुश्किल होगा यार, to be very honest. Maybe I can find and I can come back to you on this one. But Yes, thank it you. is very difficult to recommend any one book. फिर होगा कि आप उस पर rely कर जाओगे. That's not a good way of preparing. The better resources we need to find. And everybody has their own strategy. एक और point जिसको हम conclude करेंगे, जिससे कि अभी क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया होगा इस साल एग्जाम, राइट? तो उनके स्ट्रैटेजीज आने शुरू हो जाते हैं. They share their own strategy in newspaper, in blogs, in coaching centers. To be very honest, मैं किसी की भी स्ट्रैटेजी से इंस्पायर हो सकता हूँ कि चलो कोई सेक्शन उसने किसी सेक्शन से पढ़ा होगा, तो आई कैन लुक फॉर सर्टेन रिसोर्सेज फ्रॉम देयर स्ट्रैटेजी रादर देन कॉपिंग देयर स्ट्रैटेजी. वो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हर बंदे का एक लेवल ऑफ राइटिंग है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. वो स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करती. डजंट लाइक वन साइज फिट्स ऑल, राइट? तो वैसे नहीं करेंगे. इट इज ऑलवेज बेटर टू फाइंड आवर ओन स्ट्रैटेजी, टू फाइंड आवर ओन राइटिंग स्टाइल, टू फाइंड आवर ओन लर्निंग रिसोर्सेज, जिससे मुझे सही समझ में आता हो सकता है किसी को मेरे चैनल से अच्छा समझ में आता है तो वहां से पढ़ लेता है. किसी को हो सकता है मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं समझ में आता होगा, तो कोई और चैनल उसको पसंद आता है. एंड दैट इज व्हाई यू लिव इन अ सोसाइटी जहां पर एक अच्छा ओपन सोर्स है, राइट? हम सब लोगों पे जा सकते हैं. आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई नेवर हैड दिस काइंड ऑफ लिबर्टी और दैट काइंड ऑफ लीवरेज दैट आई कैन सर्च फॉर रेफरेंसेस. अच्छी बुक्स ढूंढना भी चैलेंजिंग था. एक मिडिल क्लास स्टूडेंट को तो महंगी किताबों का एक्सेस नहीं होता था. अगर मैं आपको कभी आज से 15 साल पहले की अपनी ईमेल्स दिखा पाता, तो मैंने ज्यादातर ईमेल्स फॉरेन ऑथर्स को लिखी होंगी, जिसमें मैंने लिखा था, सर मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, आई डोंट हैव एक्सेस टू मनी एंड टू योर बुक, सो इफ यू आर काइंड इनफ काइंडली सेंड मी योर बुक. एंड दे वर काइंड इनफ. लाइक अगर मैंने 100 लोगों को लिखी होगी तो कम से कम 30 लोगों ने मेरे को किताब भेजी होगी. दैट वी कैन नॉट फाइंड इन आवर इंडियन कल्चर. बट फॉरेन ऑथर्स they were kind enough to send me those books, और मैं पढ़ पाया उन किताबों को, जो शायद हो सकता है $500 की होगी, हो सकता है $800 की होगी, राइट? So that is one thing which we need to learn as a society, that resources is for sharing, that is not for कि मैंने किसी चीज को ब्लॉक कर लिया जी और ये मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं. ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? सभी लोग एक चीज को एक ही चीज से सब कुछ नहीं बना सकते. तो the more you will share, the more you will learn, and when you will share, everybody will share with you. जब आप किसी के साथ शेयर करोगे, आप देखोगे ऐसे कुछ ही लोग होते हैं कि जो रख ले और आपके साथ शेयर ही ना करें. और वैसे लोग आई डोंट नो, पता नहीं, उनके लिए हो सकता है वही स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, बट आई एम नॉट लाइक दैट, और आई एम डोंट रिकमेंड ऑल्सो पीपल टू बी लाइक दैट. शेयर मोर, लर्न मोर, दैट इज द वे यू कैन गो. बुक्स भी शेयर हो सकती हैं, नोट शेयर हो सकते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी शेयर हो सकती है, तो सीखने से फायदा मिलेगा. Okay guys, it's almost late night now. Sir, I hope that you will continue this session for needy students and those who are very much interested in clearing the exam, sir. Thank you. I hopefully मैं डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि कोशिश रहेगी कि ये अच्छा जाए, अच्छा लोगों को पसंद आए, तो मजा आता है. क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव, इसी वजह से मैं इसको यूट्यूब लाइव भी कर सकता था, बट मेरे को वहाँ मजा नहीं आता, क्योंकि मैं लोगों को सुनना चाहता हूँ कि वो क्या बोलते हैं उनके. अभी मैंने आपको सुना है, आपके आंसर्स पढ़े हैं, तो मुझे भी पता चल गया कि रैंडम लिखने में आपको दिक्कत आ रही है. मैंने ये देख लिया आज कि आप इंस्टेंटली लिख नहीं पा रहे, और अगली बार वो भी देख लेंगे जो आपने कहा है कि टॉपिक के साथ हम आएंगे, और तब हम कितना अच्छा करते हैं वो भी अगली बार टेस्ट आउट हो जाएगा. वो कोई बड़ी बात नहीं है. ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट. अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी.